अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बखैर आफियत हैं। स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हसन रज़ा और हम कर रहे हैं क्लास 10th की फ़िज़िक्स। स्टूडेंट्स, हम पहले अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में सिर्फ 2 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके आए हैं, क्योंकि वो थोड़े से ज़रा लेंथी थे और उनका सोल्यूशन डिटेल डिमांड करता था, तो हमने उनको बहुत डिटेल में डिस्कस किया, सोल्यूशन भी किया। उम्मीद करता हूँ आपने नोट भी किया होगा। लेकिन आने वाले अगले सवालात बहुत सिंपल हैं, बहुत इजी हैं, तकरीबन एक ही जैसे फार्मूले पर बेस करते हैं, तो इनको आपने बहुत गौर से देखना है, समझना भी है, इम्पॉर्टेंट भी हैं सारे। मैं कोशिश करता हूँ कि साथ साथ आपको लेक्चर में ये भी बताता जाऊँ कि कौन सा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और कौन सा स्टेप भी इम्पॉर्टेंट है जिस स्टेप में आप गलती कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। चलिए मेरे साथ वाइट बोर्ड की तरफ, ताकि इन फर्दर क्वेश्चंस को डिटेल से सॉल्व किया जा सके। स्टूडेंट्स, ये रहा हमारे आज के लेक्चर का पहला न्यूमेरिकल और इस हमारे सेकंड चैप्टर का, बुक के सेकंड चैप्टर का थर्ड न्यूमेरिकल। स्टूडेंट्स, हम इस स्टेटमेंट को पढ़ेंगे और देखेंगे कि हमें क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है और क्या चीज़ दी गई है। तो चलिए मैं आपके सामने इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ता हूँ और सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। At a particular temperature, the speed of sound in air is 330 meters per second. हमें स्पीड ऑफ साउंड दे दी गई है किसी खास टेम्परेचर पर जो तकरीबन 330 मीटर्स पर सेकेंड है। The wavelength of a note is 5 सेंटीमीटर और यहाँ पर जो साउंड वेव प्रोड्यूस हो रही है उसकी वेवलेंथ भी गिवन है जो तकरीबन 5 सेंटीमीटर है। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, यानी सोल्यूशन में आप फ्रीक्वेंसी को सॉल्व करके कैलकुलेट करेंगे। Is this frequency in the audible range? क्या ये फ्रीक्वेंसी ऑडिबल ह्यूमन रेंज में है या नहीं, हमें साथ ये भी बताना है। तो चलें स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन। याद रखिएगा कि ये न्यूमेरिकल सिंपल भी बहुत है, साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट भी बहुत है। सो दिस इज गोइंग टू बी एन इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल। चलिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स, हमें वेलोसिटी गिवन है 330 मीटर्स पर सेकेंड, हमने लिख दिया। साथ ही हमें लैम्डा यानी वेवलेंथ गिवन है जो 5 सेंटीमीटर है। रुक जाइए, यहाँ पर फौरन से इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लें। मैं बता चुका हूं कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 रेज़ टू द पावर -2 मीटर, क्योंकि सेंटी एक प्रीफिक्स है जिसे 10 की पावर -2 कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, 5 सेंटीमीटर किसके इक्वल आएगा? इसी कैलकुलेशन के मुताबिक 5 सेंटीमीटर विल बी इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2 मीटर। तो इसको एक बॉक्स में बंद कर लें, आप इसे कन्वर्ट कर चुके हैं। सो यहां पर लिख देते हैं, ये हो जाएगा 5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -2 मीटर्स। ये हमारे पास गिवन डेटा मौजूद है। अब हम रिक्वायर्ड लिखेंगे, अब हम ये लिखेंगे कि हमें क्या चीज फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट्स, हमें क्या चीज फाइंड आउट करनी है? वी नीड टू कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एफ को हमने फाइंड आउट करने वाली साइड पर लिख दिया। चलिए सॉल्यूशन की तरफ। स्टूडेंट्स, मैं इसमें क्या फॉर्मूला यूज करूं, जरा सोचिए। आप जानते हैं, हम चैप्टर नंबर 10 में भी देख चुके हैं, V इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा का फॉर्मूला। हम इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, वैल्यूज पुट कीजिए। V की जगह हम 330 लिखेंगे। फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड आउट करनी है और यहां पर वेवलेंथ की जगह 5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -2 आ जाएगा। सो क्योंकि फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, इसको एक तरफ रहने दें। ये जो 5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -2 है, इसे उस तरफ ले जाकर डिवाइड कर दीजिए। सो स्टूडेंट्स, व्हाट वी विल गेट, 330 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -2
इज इक्वल्स टू एफ। तो अगर हम सॉल्व करें कैलकुलेटर पर तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी जो ऑलमोस्ट 6.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3 हर्ट्ज है। सो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हियर इज, अगर हम इसे इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखें तो ये तकरीबन 6600 बनती है, 6600 हर्ट्ज। स्टूडेंट्स, क्या ये फ्रीक्वेंसी ऑडिबल रेंज में है या नहीं? याद कीजिए ह्यूमन एयर की रेंज क्या है। हमारे कान की रेंज मिनिमम कितनी है? 20 हर्ट्ज, और हम मैक्सिमम कितना सुन सकते हैं? 20,000 हर्ट्ज। सो हमारे कान की मैक्सिमम लिमिट 20,000 हर्ट्ज है। क्या ये फ्रीक्वेंसी इस रेंज में लाइक करती है? यस, ऑब्वियसली ये 20 हर्ट्ज से ग्रेटर है और 20,000 हर्ट्ज से कम है। तो स्टूडेंट्स, दिस फ्रीक्वेंसी लाइज इन द ऑडिबल रेंज ऑफ ह्यूमन एयर। तो हम कहेंगे जी बिल्कुल हम इसे सुन सकते हैं। स्टूडेंट, ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 3। चलिए अब अगले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 4 की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा आज का सेकंड न्यूमेरिकल और इस चैप्टर का फोर्थ न्यूमेरिकल फिर सिंपल सा है और इम्पोर्टेंट भी है। चलिए न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। मैं स्टेटमेंट पढ़ूंगा और आपको बताऊंगा कि इसमें क्या चीज दी गई है और क्या चीज आपने फाइंड आउट करनी है। लेट्स मूव। अ डॉक्टर काउंट्स 72 हार्ट बीट्स। एक डॉक्टर है जो दिल की धड़कन गिन रहे हैं। कितनी? 72। कितनी देर में गिनी? इन 1 मिनट। स्टूडेंट्स, यहां पर जो दिल की धड़कन है, एक बीट, द सिंगल बीट ऑफ द हार्ट इज टेकन एज अ वेव। हम एक बीट को एक वेव ट्रीट करेंगे। तो 1 मिनट में कितनी वेव्स? 72 वेव्स। और कहा क्या जा रहा है? कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड ऑफ द हार्ट बीट। तो चलिए हम अपना गिवन लिखते हैं। स्टूडेंट्स, गिवन में हम क्या लिखेंगे? यहां पर बता रहा है 72 हार्ट बीट्स काउंट की गई हैं, तो हम इसे नंबर ऑफ बीट्स भी कह सकते हैं और नंबर ऑफ वेव्स भी कह सकते हैं। तो मैं इसे नंबर ऑफ वेव्स लिखूंगा। सो नंबर, ये नंबर की शॉर्ट फॉर्म है, नंबर ऑफ वेव्स। हाउ मेनी वेव्स वी हैव गॉट? 72। और टोटल टाइम कितना है स्टूडेंट्स? टोटल टाइम इज स्मॉल टी, जो 1 मिनट के इक्विवेलेंट है। तो स्टूडेंट्स, 1 मिनट इज 60 सेकेंड्स। आप इसे ऐसे यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है? डियर स्टूडेंट्स, यू नीड टू कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। सो एफ की वैल्यू भी चाहिए और टाइम पीरियड की वैल्यू भी चाहिए। फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट तो बहुत सिंपल सा है कि 1 सेकेंड में कितनी बीट्स कंप्लीट होंगी, ये फ्रीक्वेंसी है। स्टूडेंट्स, टाइम पीरियड क्या होगा? टाइम पीरियड आप यूं डिफाइन कर सकते हैं कि एक हार्ट बीट कितना टाइम लेगी, या ये हार्ट बीट की जो एक साउंड वेव है ये प्रोड्यूस होते हुए कितना टाइम लेगी। सो दैट इज कॉल्ड एज द टाइम पीरियड। तो शुरू करेंगे हम फ्रीक्वेंसी के साथ। स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी का क्या फॉर्मूला लिखूंगा? हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी इज सिंपली डिफाइंड एज नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट टाइम। तो चलिए नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट टाइम, यहां से एक फॉर्मूला बना लेते हैं। स्टूडेंट्स, आपने ये फॉर्मूला वैसे देखा तो नहीं, लेकिन ये फॉर्मूला हमने इसकी डेफिनेशन से प्रोड्यूस किया। तो एक बात ध्यान में रख लीजिएगा, आप किसी भी क्वांटिटी की डेफिनेशन से भी उसके फॉर्मूले को प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो वैल्यूज पुट कीजिए। फ्रीक्वेंसी वुड बी इक्वल्स टू 72 बीट्स इन 60 सेकेंड्स। अगर आप इसको सॉल्व करें कैलकुलेटर पर तो द वैल्यू वुड बी ऑलमोस्ट 1.2 हर्ट्ज। सो ये 1.2 हर्ट्ज के करीब हमारा जवाब आ जाएगा। लेट्स बॉक्स इट। इसे एक बॉक्स में बंद कर देते हैं।
स्टूडेंट्स ये तो है हमारी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू। अब टाइम पीरियड की वैल्यू फ्रीक्वेंसी का इनवर्स है, सो यही इसका फॉर्मूला भी होता है। ये फॉर्मूला हम लिख चुके हैं फॉर टाइम पीरियड। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप वैल्यूज पुट करें यहाँ पर तो क्या बन जाएगा, t इज इक्वल टू 1/1.2। सॉल्व करने पर ये 0.83 सेकेंड्स आता है। स्टूडेंट्स, आपके पास टाइम पीरियड ऑफ द हार्ट बीट भी आ चुका है। सो याद रखिएगा, अगर आपसे कभी कोई पूछ ले फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग द हार्ट बीट इज हैविंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ 1.2 हर्ट्ज, यानी हमारे दिल की धड़कन की जो फ्रीक्वेंसी है वो 1.2 हर्ट्ज है और हमारी एक धड़कन 0.83 सेकेंड्स में होती है। सुभान अल्लाह, हमारा दिल एक सेकंड से भी कम टाइम में एक बीट कर लेता है। स्टूडेंट्स, ये तो था हमारा 11.4 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। मुझे उम्मीद है कि ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको समझ आया होगा। चलिए अगले प्रॉब्लम की तरफ। स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा इससे अगला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा अगला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 11.5। स्टूडेंट्स, मैं इस न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट पढ़ता हूं और हम देखेंगे कि क्या चीज हमें दी गई है और क्या चीज हमें फाइंड आउट करनी है। द स्टेटमेंट सेज अ मैरिन सर्वे शिप, यानी पानी में तैरने वाला जहाज, सेंड्स अ साउंड वेव्स स्ट्रेट टू द सी बेड, यानी एक जहाज है जो नीचे सतह समंदर से नीचे तहे समंदर तक एक वेव भेजता है। ये वेव कौन सी है, साउंड वेव है। एंड इट रिसीव्स एन इको 1.5 सेकेंड्स लेटर, और जो आवाज टकरा कर वापस आ रही है वो कितनी देर बाद आ रही है, 1.5 सेकेंड्स के बाद। द स्पीड ऑफ द साउंड इन सी वाटर इज 1500 मीटर्स पर सेकेंड। पानी के अंदर जो स्पीड ऑफ साउंड है स्टूडेंट्स वो 1500 मीटर्स पर सेकेंड है। फाइंड द डेप्थ द सी एट दिस पोजीशन। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम समझते हैं कि हमें कहा क्या जा रहा है। सपोज कीजिए कि ये वाटर की सरफेस है और इस वाटर की सरफेस पर एक शिप जो है वो फ्लोट कर रहा है लाइक दिस। ये मैंने एक शिप ड्रॉ करने की कोशिश की है। तो स्टूडेंट्स, इमेजिन दैट दिस इज अ शिप। ये जो शिप है इस वक्त सी बेड की तरफ एक वेव ट्रांसफर करता है। ये साउंड वेव है। ये वेव नीचे सी बेड को टकराती है और टकरा के रिफ्लेक्ट बैक होती है। स्टूडेंट्स, ये टोटल टाइम जितनी देर में ये नीचे गई, सी बेड को टकराई, टकरा के वापस आई, द टोटल टाइम इज 1.5 सेकेंड्स। तो अब हमें कहा यह जा रहा है कि फाइंड आउट कीजिए कि द डेप्थ ऑफ दिस सी क्या है, यानी आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। स्टूडेंट्स, वंस अगेन ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। ये आप जानते हैं कि ये किसकी एप्लीकेशन है? दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ सोनार। हमने सोनार पढ़ा था कि वो भी तो यही होता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। हमने कहा था अल्ट्रासाउंड वेव्स अंडर वाटर ट्रांसमिट की जाती हैं, अंडर वाटर कोई भी चीज तलाश करने के लिए या सी डेप्थ्स फाइंड आउट करने के लिए। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ सोनार। चलिए गिवन लिखते हैं। गिवन में हमारे पास क्या आएगा, हम कह सकते हैं कि जो स्पीड है 1500 मीटर्स पर सेकेंड हमें गिवन है, और जो टाइम है इको टाइम कह लें या टोटल टाइम कह लीजिए, टोटल टाइम इज 1.5 सेकेंड्स। स्टूडेंट्स, यहां पर जरा रुक जाइए। जो टोटल टाइम है वो टाइम साउंड वेव्स का शिप को छोड़कर नीचे बेड से टकराकर वापस शिप तक आने का टाइम है। तो इस टाइम में तो साउंड ने डबल साइडेड फासला तय किया, यानी कि साउंड शिप से निकली भी, सी बेड तक पहुंची भी और टकरा के वापस भी आई। लेकिन अगर हमें सिर्फ वन साइड या सिंगल साइड का फासला फाइंड आउट करना हो तो स्टूडेंट्स वो कितना होगा? सिंगल साइड का फासला कौन सा है? यानी कि सिर्फ और सिर्फ
शिप से निकल के जो साउंड नीचे सी बेड तक आ रही है वो वाला टाइम। तो स्टूडेंट्स वो टाइम कितना होगा? स्टूडेंट्स दैट टाइम शुड बी द हाफ ऑफ टोटल टाइम। वो टाइम टोटल टाइम का हाफ होगा। सो यहां पर हम सिंगल वन साइडेड डिस्टेंस का टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं। सो द टाइम ऑफ द साउंड वेव्स टू ट्रेवल टू द सी बेड वो कितना आ जाएगा? उसे हम 1.5 डिवाइडेड बाय 2 भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आप इसे कैलकुलेटर पर कैलकुलेट करें तो इट बिकम्स 0.75 सेकेंड्स। तो ये हमारे पास वो टाइम आ चुका है जो साउंड वेव्स इस शिप से सी बेड तक जाने में लगा देंगी। चलिए रिक्वायर्ड लिखते हैं। और हमें फाइंड आउट क्या करना है स्टूडेंट्स? रिक्वायर्ड क्या है? डेप्थ कह लीजिए या डिस्टेंस कह लीजिए। तो हम सॉल्यूशन में कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? हम फॉर्मूला बहुत सिंपल यूज करेंगे। हम सब जानते हैं वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम। तो स्टूडेंट्स यहां पर डिस्टेंस किसके इक्वल आ जाएगा? डिस्टेंस वुड बी इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। स्टूडेंट्स हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू है 1500 और टाइम की वैल्यू भी है 0.75। तो हमारा डिस्टेंस क्या आएगा? डियर स्टूडेंट्स द डिस्टेंस विल बी 1125 ऑलमोस्ट 1125 मीटर्स के करीब हमारे डिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। स्टूडेंट्स ये डिस्टेंस क्या है? ये द डिस्टेंस ऑफ द शिप फ्रॉम द सी बेड है, या यूं कह लीजिए ये डेप्थ ऑफ द सी बेड है जो आपने भी कैलकुलेट की है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये न्यूमेरिकल आपको समझ आया होगा। न्यूमेरिकल वाज वेरी सिंपल। स्टूडेंट्स अब हम मूव ऑन करते हैं अपने इस चैप्टर के अगले न्यूमेरिकल की तरफ। डियर स्टूडेंट्स ये रहा हमारा इस चैप्टर का नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। चलिए स्टेटमेंट को पढ़ते हैं वंस अगेन। ये बहुत सिंपल है। अ स्टूडेंट क्लैप्ड हिज हैंड नियर अ क्लिफ एंड हर्ड द इको आफ्टर 5 सेकेंड्स, यानी कि तकरीबन 5 सेकंड के बाद साउंड रिफ्लेक्ट होकर वापस आई। What is the distance of the cliff? तो आपको यहाँ पे distance of the cliff कैलकुलेट करना है from the student if the speed of sound is taken as 346 meters per second। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको velocity और the time for echo दिया गया। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल पीछे वाली टेक्निक जो आपने प्रीवियस क्वेश्चन में अप्लाई की उसी टेक्निक पर फॉलो करेगा। चलिए हम गिवन लिखते हैं। स्टूडेंट्स सबसे पहले हमें क्या चीज दी गई है? इको का टाइम। सो टाइम फॉर इको दैट इज 5 सेकेंड्स और हमें वेलोसिटी भी दी गई है। सो वेलोसिटी इज 346 मीटर्स पर सेकेंड। स्टूडेंट्स ये तो टाइम फॉर इको है। हम यहाँ पर खुद से, जैसे हमने पहले किया था, खुद से माइंड में सोचते हुए कि अगर तो ये टोटल टाइम 5 सेकेंड्स का है कि साउंड ऑब्जर्वर से, फॉर एग्जांपल ये ऑब्जर्वर भी है और यही स्पीकर भी है और ये सामने एक हर्डल है जहां से साउंड ने टकरा के वापस आना है। तो साउंड इस सोर्स से निकली, इस हर्डल को टकराई, रिफ्लेक्ट होके वापस भी आ गई। सो द टोटल टाइम दैट द साउंड टुक वाज 5 सेकेंड्स। तो स्टूडेंट्स सिंगल साइड का टाइम क्या होगा? यानी वो टाइम क्या होगा जो सिर्फ साउंड ने जाती दफा लगाया था। तो स्टूडेंट्स दैट टाइम वाज द हाफ ऑफ दिस टोटल टाइम। ये टोटल टाइम का हाफ होगा। सो इट कुड बी 2.5 सेकेंड्स। तो चलिए स्टूडेंट्स इसको यहां पर लिखते हैं। सो टाइम फॉर द वेव to travel distance
कितना डिस्टेंस, डिस्टेंस डी, वो कितना है यहाँ पर 2.5 सेकेंड्स, हाफ के इक्वल है। मैं लॉजिक आपको बता चुका हूं। तो हम रिक्वायर्ड लिखेंगे, हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। लेट्स डू इट। डी की वैल्यू हमें बतानी है। सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन में हम वही सिंपल फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, v इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम। तो स्टूडेंट्स डिस्टेंस किसके इक्वल आ जाएगा? डिस्टेंस would be equals to velocity multiply by the time। तो स्टूडेंट्स हमारे पास velocity की वैल्यू क्या है? velocity की वैल्यू है 346 multiply by time is 2.5। तो स्टूडेंट्स हमारे लिए डिस्टेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी? द वैल्यू ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड द साउंड वेव एंड द क्लिफ इज 865 मीटर्स। ये स्टूडेंट्स हमारे पास ये डिस्टेंस की वैल्यू आ गई। उम्मीद करता हूं कि ये पॉइंट भी आपको समझ आया होगा। स्टूडेंट्स हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर 3rd, 4th, 5th और 6th न्यूमेरिकल का सलूशन कर चुके हैं। क्योंकि तमाम सिंपल से थे तो तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करना आसान था, और इनके रिव्यू और इनके डिटेल्ड सॉल्यूशन आपके साथ शेयर भी कर चुका हूँ। आप इनको इसी फॉर्म पे, इसी अंदाज से, इसी तरतीब और पैटर्न पे नोट करते चले जाएं कि गिवन रिकॉर्ड सॉल्यूशन कैसे लिखना है, उसके बाद सॉल्यूशन में क्या क्या लिखना है, फार्मूला कहाँ पुट करना है, वैल्यूज़ कैसे पुट करनी है। तो तमाम बातें आप, मुझे उम्मीद है कि नोट कर रहे होंगे। अपना बेइंतहा ख्याल रखें। इस आने वाले अगले लेक्चर में हम इस चैप्टर को ख़त्म करने वाले हैं। इसका जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स का सेक्शन है उसको भी ख़त्म कर देंगे। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफ़िज़।